सर्दियां आते ही अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी होती है तो वो है अस्थमा के मरीजों को। टेम्परेचर गिरते ही सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए जरूरी है कि अस्थमा के पेशेंट्स सर्दियों में अपना खास ख्याल रखें। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। अस्थमा के मरीज अगर सर्दियों में नेबुलाइजर और इनहेलर लेते हैं तो उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचना चाहिए। अगर बुखार आ रहा हो या गाढ़ा बलगम निकल रहा हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अस्थमा पेशेंट्स को अगर फ्लू की वैक्सीन नहीं लगी है तो हर साल लगवाएं। इसके अलावा हर 5 साल में निमोनिया की वैक्सीन भी लगवाते रहें। अस्थमा के पेशेंट्स का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए पानी खूब पीते रहें। अगर सूखा हुआ बलगम आ रहा है तो भाप लें, नेबुलाइजर और इनहेलर का उपयोग करें और सबसे जरूरी है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें। जैसा कि हमने पहले भी बताया, अस्थमा के मरीजों को इन्फेक्शन से बचना चाहिए, इसलिए अगर बुखार आ रहा है तो तुरंत दवा लेकर ठीक करें। बार बार आए या ज्यादा दिन तक रहे तो इसकी जांच जरूर कराएं। इन्फेक्शन ना होने दें। अस्थमा के मरीजों को हमेशा सबसे पहले तो सर्दियों में अपने इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स अगर लेते हैं तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। और कोई इन्फेक्शन हो, जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है या बहुत गाढ़ा बलगम आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर आपको फ्लू का ईयरली वैक्सीन नहीं लगा है वो लगवाएं। कोविड का वैक्सीन तो आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ, लगवा रखा होगा। और निमोनिया का वैक्सीन भी जो 5 ईयर्स में एक बार लगता है, वो भी निमोनिया का वैक्सीन भी लगवा लें। पानी पीते रहें, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है थिक बलगम है, स्टीम वगैरह लें, नेबुलाइजर लें, अपने इनहेलर्स लें और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। अगर लगता है कि आपको कोई फीवर हो रहा है तो तुरंत आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तुरंत अपने टेस्ट करवाएं, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अस्थमा होता क्यों है और ये ठंड में ही ज्यादा क्यों अटैक करता है, इसको भी जानेंगे। दरअसल ठंड में फेफड़े और श्वसन तंत्र की बचाव प्रक्रिया थोड़ी कमजोर हो जाती है। सीलियरी मूवमेंट भी कम हो जाता है। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मूव करते रहते हैं। सांस की नली में बाल नुमा सीलिया मौजूद होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। जब भी कोई भी वायरस, धूल के कण या बैक्टीरिया सांस के जरिए अंदर आते हैं तो वो उसे निकालते रहते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में ये सीलियरी मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। वहीं इस पर अगर ठंडा पानी पी लिया जाए तो इनका मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगा। इससे कोई भी बैक्टीरिया अंदर आएगा तो वहीं चिपक जाएगा और फेफड़े में चला जाएगा। किसी भी बैक्टीरिया को फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए इन सीलियरी मूवमेंट का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे में ठंड के मौसम में अस्थमा के मरीज को गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। वहीं ज्यादा पानी पिए ताकि बलगम सूखने ना पाए और आसानी से निकल जाए। देखिए, टेम्परेचर भी एक फिजिकल एलर्जन का काम करता है। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में एक तो जो लंग्स के और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म थोड़े से डाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीलियरी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। और अगर आप पानी वगैरह भी कई बार लोग बिल्कुल कम कर देते हैं। एकदम से पानी कम नहीं करना चाहिए। इससे जो म्यूकस सिक्रीशन होता है थोड़ा थिक रहता है सर्दियों में, तो म्यूकस सिक्रीशन थिक होगा और वो म्यूकस फिर आपकी एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। और टेम्परेचर वेरिएशन से कई बार सडनली ठंडी हवा लग जाता है तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। इससे अस्थमा का एक्यूट अटैक आ जाता है। इसलिए सडन एक्सपोजर कोल्ड का या ठंडी हवा का, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना अस्थमा के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। इससे सावधान रहना चाहिए। अस्थमा के मरीज को चाहिए कि ज्यादा ठंड से बचें, गुनगुना पानी पिए और डॉक्टर के संपर्क में रहें। ठंड में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें।